हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्च शिफ्ट 1 के क्वांट सेक्शन के सभी क्वेश्चंस। एसएससी सीजीएल 2019 की बात करूं तो जो ये वाली शिफ्ट का क्वांट सेक्शन था ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्वांट सेक्शन की। ओवरऑल आपकी दो शिफ्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी, 5 मार्च शिफ्ट 1 और 4 मार्च शिफ्ट 2। ठीक है, इसका जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें जो एवरेज स्कोर लोगों ने करा था, 15,000 लोगों का एनालिसिस किया था मैंने, तो उसमें जो एवरेज स्कोर निकल के आया था वो था मैथ्स में 19.79। और ये सिर्फ सीरियस 15,000 लोगों का एस्पिरेंट्स का डेटा था, उसमें एवरेज स्कोर इतना आया था। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि शिफ्ट में हो सकता है, अगर जो 9 लाख कुछ लोगों ने पेपर दिया है उसमें से इसमें एवरेज स्कोर आपका 12 या 15 नंबर ही गया हो। तो ये बहुत अच्छी अपने आप में शिफ्ट है। एज एन एजुकेटर मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान शिफ्ट है, हो जाता है एग्जाम प्रेशर की वजह से नहीं कर पाए, नहीं। थोड़ी लेंथी शिफ्ट है, टाइम कंज्यूमिंग शिफ्ट है। और जो ये शिफ्ट है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये सेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेट को बहुत अच्छे से सोल्व करें। एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप खुद ट्राई करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना और ये चेक करना कि क्या सेम ही तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं या कुछ डिफरेंस है। ठीक है, अगर मेरा मेथड थोड़ा सा आपसे फास्ट है तो आप वो मेथड अप्लाई करना एग्जाम में, जिससे कि आप थोड़ा टाइम बचा पाओ। ठीक, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वांट सेक्शन की, देखो ये शिफ्ट्स हैं। क्वांट सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आया था आपका 5 मार्च शिफ्ट 1 में, उससे हल्का सा कम डिफिकल्ट था 4 मार्च शिफ्ट 3 में, फिर 4 मार्च शिफ्ट 1 में, और उसके बाद 5 मार्च शिफ्ट 2 और उसके बाद 4 मार्च शिफ्ट 2। तो ये पूरा एनालिसिस है क्वांट सेक्शन का कि कौन कौन सी शिफ्ट में क्वांट का क्या क्या लेवल रहा था। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो मेंस की, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एसएससी सीजीएल 2019 की, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्टिंग की 6-7 शिफ्ट का क्वांट सेक्शन कर सकते हो। इसमें आपको मोस्टली अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो 5 मार्च शिफ्ट 1 आज मैं करा रहा हूँ। अगर आप कहोगे तो कल हम ये डिस्कस कर लेंगे या 1-2 दिन में ये डिस्कस कर लेंगे, फिर ये डिस्कस कर लेंगे, और इस तरीके से हम चल सकते हैं। सबसे पहले सबसे हार्ड, फिर धीरे धीरे ये वाली शिफ्ट सारी की सारी। तो इजी शिफ्ट का करने का मुझे लग नहीं रहा कोई ज़्यादा बेनिफिट है कि हम स्टार्टिंग में इजी शिफ्ट्स करें। तो पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके मेंस के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। और सीएचएसएल में भी अगर मुश्किल पेपर बनेगा तो इससे मुश्किल तो चांसेस कम ही है कि क्वांटिटी से मुश्किल पूछा जाए। तो ये शिफ्ट्स करनी आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो मेंस का, या फिर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल 2019 की जो पोस्टपोन हो गया है। ठीक, तो यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका मैथ्स का एनालिसिस है, कौन सी शिफ्ट सबसे इजी, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड। जैसे आप देखोगे सबसे लास्ट में सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी मैथ सेक्शन में, वो थी आपकी 5 मार्च की शिफ्ट 3। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, एवरेज में लोग 42 स्कोर कर गए, जहाँ आज की शिफ्ट में सिर्फ 19.79 स्कोर किया था। ठीक, तो आप लेवल समझ सकते हो। और जो आज की शिफ्ट है ये 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने इजी नहीं है। 25 मिनट में 25 क्वेश्चन आसानी से नहीं होंगे, थोड़े कैलकुलेशन भी है। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में अच्छे हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल देखते ही आंसर आ रहा है। तो सब में थोड़ी थोड़ी मेहनत लगेगी, हर क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेंस के लिए बहुत अच्छा सेट है ये। बाकी अगर आप मुझे अकेडमी पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे सीएचएसएल के हमने प्रीवियस ईयर कुछ प्रैक्टिस सेशंस लाया था मैं, वो हमने डिस्कस करे थे। बाकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ज्योमेट्री की रिवीजन की वीडियोज़ हैं जो कि फ्री है। ठीक है, ये सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री हैं। तो ये सारी वीडियोज आप देख सकते हो। बाकी इस महीने में और भी स्पेशल क्लासेस आनी है जो कि फ्री होंगी, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर ही सकते हो। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए RB10 कोड यूज कर सकते हो। बाकी फ्री क्लासेस तो आप सभी लोग फ्री में देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप मुझे एक चीज और बताओ कि हम शिफ्ट वाइज ही क्वेश्चन डिस्कस करें या चैप्टर वाइज डिस्कस करें। अगर आप कहोगे तो मैं चैप्टर वाइज कंपाइलेशन बना लूंगा, अलजेब्रा के सारे शिफ्ट्स के एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सभी के एक साथ। ठीक है, या फिर हम अगर शिफ्ट वाइज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो डिफिकल्ट शिफ्ट हम डिस्कस करेंगे। 7-8 सारे पेपर सोल्व नहीं करेंगे, जो भी स्टार्टिंग की डिफिकल्ट शिफ्ट थी, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी, वो डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से चला जाए। अगर आप चाहोगे कि सीएचएसएल 2018 के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सीपीओ 2019 की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। जो आप कहोगे वो बेटर रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल मुझे ये लगा, तो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट तो मैं आपको करा ही देता हूँ, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद सोल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये क्या है, पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको, तो मैं रुकूंगा नहीं आपके लिए, मैं स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन देखते ही सोल्व करना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एग्जामिनेशन है जिसमें जो फुल मार्क्स है वो 500 है। ठीक है, जो ए का स्कोर है वो 25% ज्यादा है किससे, बी से। तो अगर ए रेशियो बी की बात करूंगा, ए का स्कोर किससे, बी से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो बी का अगर 4 होगा तो ए को 5 रहा होगा। बी स्कोर 60% मोर देन
मोर मार्क्स देन सी, बी का 60% ज़्यादा है किससे, सी से, तो बी रेशियो सी की बात करूंगा तो बी का 60% ज़्यादा है सी से, तो अगर सी का 5 होगा इसमें 60% हम ऐड कर देंगे तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 8 हो जाएगा। सी स्कोर 20% लेस मार्क्स देन डी, जो सी का स्कोर है वो 20% कम है किससे, डी से, तो सी रेशियो डी की अगर हम बात करेंगे, अगर डी का 5 होगा तो सी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। इफ ए स्कोर 80% मार्क्स देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी। ठीक है, ए का हमें दे रखा है, ए ने 80% मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, हमें बताना है डी ने कितने मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन करे होंगे। तो सारी चीजें यहाँ पे परसेंटेज में चल रही हैं, रेशियो में चल रही हैं। तो यहाँ पे इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, तो 500 का कोई लॉजिक बनता है, नहीं बनता। अगर हमसे यहाँ पे ये पूछा जाता कि नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी बताने, तो हमें उसकी जरूरत पड़ती, लेकिन जब परसेंटेज ने पूछा तो ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, बिल्कुल रिडंडेंट हो गई, इसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमें ए का परसेंटेज पता रखा है, हमें बताना है डी का परसेंटेज क्या होगा। अब ये क्या करना पड़ेगा, हमें रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। जब भी इस तरह से हमें पैरेलल स्टेटमेंट्स रखे हो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो हम कैसे लिख लेते हैं, ए रेशियो बी को लिखा मैंने 5:4, यहाँ पे लिखा मैंने 8:5 और उसके बाद 4:5। उसके बाद जो ए और डी का रेशियो होगा, ए क्या हो जाएगा आपका, ए और डी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ए ये वाला हो जाएगा पोर्शन और बी हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन डी। ठीक है, ए ये वाला पोर्शन, डी ये वाला पोर्शन। ठीक है, पूरा ये सांप जैसी बनती है, बी निकालना होता है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ से ये तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो की फॉर्म में। तो ए क्या हो जाएगा आपके पास 5:8:4 रेशियो, डी हो जाएगा 4:5:5 रेशियो। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 5 से तो 5 कैंसिल हो गया आपका, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए रेशियो डी कितना आ गया, 8:5। ए की परसेंटेज हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, ए कितना है, 80% है। हमें बताना है डी की वैल्यू क्या होगी, तो 8 × 10 होता है 80%, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50%। क्वेश्चन हो गया खत्म। डी की परसेंटेज कितनी आ गई हमारे पास, 50%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को इसी तरीके से किया होगा, यही सबसे सही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक, तो अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो बताने में सारा टाइम लगता है, ये सारी चीजें लिखने में, करने में, वरना अगर मैं कर रहा होता एग्जाम में तो मैं हाँ यहीं पे जैसे मैंने ये लिखा यहीं पे डायरेक्टली काट के अपना आंसर निकाल लेता, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, एक ही चीज बताने में टाइम लगता है। अब ये वाला क्वेश्चन है अलजेब्रा का टिपिकल क्वेश्चन। ये दे रखा है आपको x² प्लस -2√5x + 1 = 0 और वैल्यू बतानी है x⁵ प्लस 1/x⁵ की। तो हो क्या जाएगा, इसे सोल्व करेंगे, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 2√5 आ जाएगी। अब ये क्या होता है, x⁵ प्लस 1/x⁵ होता है आपका x² प्लस 1/x² इंटू में x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, अलजेब्रा पढ़ा है आपने। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2² 4 × 5, 4 5 20 माइनस 2 दैट इज 18। अगर मैं बात करूँ x³ प्लस 1/x³ की, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 × 5 40√5 माइनस 3 × 2 6√5, तो ये हमारे पास दे देगा 34√5। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18 × 34√5 माइनस ये क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2√5। ठीक, अब आप यहाँ पे देखोगे √5 तो √5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 8 4 जा 32 32 यूनिट डिजिट 2 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, उसके बाद कोई वैल्यू रही होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं √5 कॉमन और यूनिट डिजिट 0, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो रहा है, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सोल्व करने पे 610√5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये सारा मैंने एक स्टेप आपको बताया, लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी याद होता है, सब कुछ पता होता है। डायरेक्टली आप यहाँ से देखने के बाद इतना तो आपको समझ आ ही गया, इसके बाद डायरेक्टली आप ये वाली वैल्यू निकालोगे, ये वाली वैल्यू निकालोगे और डायरेक्टली बस इतना लिखोगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको एग्जाम में करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, और इसमें टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक 9 डिजिट का नंबर दे रखा है और क्या रखा है, ये 99 से डिविजिबल है। हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। हमें पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो सम कर लेते हैं। और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, हो सकता है डायरेक्टली हमारा यहीं से निकल जाए। तो 7 जमा 8 15, 15 जमा 6 कितना हो गया आपके पास, 21 जमा 6 29 और 9 38, 38 जमा और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है
x प्लस वाई प्लस जेड। जो ये आपका होना चाहिए नंबर, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। तो यहाँ पे 36 तो डिविजिबल हो जाता है, तो रिमाइंडर निकाला हमने 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में से हम यूज कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पे 5 रखेंगे तो 2 जमा 5 7, नहीं डिविजिबल। अब यहाँ पे 27 है, 27 को क्या हमें रख के चेक करने की जरूरत है, नहीं, हमें पता है 27 9 से डिविजिबल, और यहाँ पे 2 है तो 2 बचेगा रिमाइंडर, तो ये हट गया। यहाँ पे ऐसे ही 9 हट जाएगा, आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। आप रख के देखना चाहो तो रख सकते हो, 2 जमा 16 कितना हो जाएगा, 18/9, और आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। हमें यहाँ पे 11 से चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या होता है 99 9 इंटू 11 होता है, क्या हमें 11 से चेक करने की जरूरत है, नहीं है, 9 से कर लिया, उसी से हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह कुछ और होता तो हमें 11 से भी चेक करना पड़ता, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमारा डायरेक्टली हो गया, तो इसमें टाइम नहीं लगा हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें अभी थोड़े इजी हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो हमें क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ ए एंड बी 8 ईयर्स अगो। 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ए और बी की एज का रेशियो हमें दे रखा है कितना, 2:3। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे उनकी एज के रेशियो का उसके 4 साल पहले, मतलब अभी 8 साल पहले इतना था, 4 ईयर्स अगो जो उनकी एज का रेशियो था वो कितना था आपका, 5:7। हमें बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 8 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 8 ईयर हैंस। अभी अगो की बात कर रही है, अगर हम बात करें यहाँ पे 8 ईयर हैंस की बात कर चल रही है, तो हमें उसका रेशियो बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे गैप कितने साल का, 4 साल का, और यहाँ पे 4 ईयर अगो है, यहाँ पे 8 ईयर हैंस है, मतलब -4 और यहाँ पे +8, तो 8 माइनस -4 करेंगे तो यहाँ पे 12 ईयर्स का गैप आ गया। हमें ये वाला रेशियो बताना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 4 साल का गैप है, गैप दोनों में, यहाँ पे इसमें और इसमें, ए और बी में दोनों में 4 साल घटे होंगे, उसके बाद ये रेशियो बना होगा। तो हमें डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। डिफरेंस इक्वल करने के लिए ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4:6। अब आप देखोगे यहाँ पे कंपेयर करोगे, यहाँ से 4 से 5 गया और यहाँ पे 6 से 7 गया, एक रेशियो की वैल्यू कितने साल के बराबर हो गई आपके, 4 साल के बराबर हो गई। एक रेशियो की वैल्यू 4 साल के बराबर हो गई। अब हमारे पास 1 साल बाद तो ये रेशियो है, इसके 12 साल बाद हमारे पास 8 ईयर हैंस की वैल्यू आएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू 4 साल के बराबर, तो 3 रेशियो की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 12 साल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 रेशियो में बढ़ा देता हूँ, ये आ जाएगा 8, और 7 जमा 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 10। तो 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 8:10, या फिर मैं कह सकता हूँ इसे 4:5। 4:5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 24 नंबर का एवरेज आपको दे रखा है कितना, 56। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर से, पहले 10 नंबर का एवरेज 71.7 दे रखा है, उसके अगले 11 नंबर का एवरेज 42 दे रखा है, और हमें क्या रखा है, जो 22वां 23वां 24वां नंबर, 21 नंबर की बात हो गई, 22 23 और 24वां नंबर जो है उनके एवरेज का, उनका रेशियो भी दे रखा है नंबर का इतना। हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 22nd एंड 24th नंबर। तो अगर हम बात करें, हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, 22nd 23rd और 24th नंबर, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1 5/12। तो इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6:12 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4 रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा 5 रेशियो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसे मैं 6x मान सकता हूँ, इसे 4x मान सकता हूँ, इसे 5x मान सकता हूँ। हमसे पूछा क्या, एवरेज ऑफ द 22nd एंड 24th नंबर, मतलब इसका और इसका एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा, 11x/2 की वैल्यू हमें बतानी है। अब ये मैंने पहले इसलिए करा है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये वाली चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम x की वैल्यू निकाल के अपना आंसर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने पहले अलग से नोट करके लग दिया कि मैं भूलूं ना कि 11x/2 मुझे निकालना है। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्टिंग से सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 नंबर का एवरेज 56 दे रखा है, और पहले 10 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 71.7। तो आप यहाँ पे देखोगे गैप कितने का आ रहा है, यहाँ पे ये एवरेज कितना ज्यादा जा रहा है, पहले 10 नंबर का, ये आपका एवरेज जा रहा है 15.7, इतना ज्यादा जा रहा है कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। तो 10 इंटू 15.7 कर देंगे तो 157, और ये क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 157 प्लस का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है जो उसके अगले 11 नंबर हैं उसका एवरेज कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 42 है,
तो यहाँ पे 56 में से 42 को घटाएंगे या 42 में से 56 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -14, क्योंकि कम है 14। और कितने नंबर की बात कर रहे हैं, 11 नंबर की। तो 14 × 11 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -154। इसमें मैंने लिखा -154। उसके बाद बचे हमारे पास 3 नंबर, 22वां, 23वां और 24वां, जिनकी वैल्यू 6x, 4x एंड 5x। इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 15x। और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो जो स्टार्टिंग के 21 नंबर थे, 10 नंबर यहाँ पे और 11 नंबर यहाँ पे, उनका तो डिफरेंस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया, मीन डेविएशन से डेविएट जितना हो रहे थे वो लिख दिया। तो बचे 3 नंबर, तो 3 नंबर का जो एवरेज होगा वो हमारा कितना होगा, 56 होगा। तो 3 × 56। ठीक है, ये लॉजिक मैंने बहुत बार समझा रखा है कि कैसे करना है, बिल्कुल डिटेल में एक स्टेप करना है, वरना बेसिक से आप एवरेज निकालोगे तब भी आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सोचना समझ आ जाएगा। क्लियर। अब ये हमारे पास 157 माइनस 154 करोगे तो ये बचेगा आपके पास 3 प्लस 15x इक्वल्स टू 3 × 56। अब 3 × 56 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम 3 से डायरेक्टली काट देते हैं। यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे प्लस 5x और ये हो जाएगा 56। एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। 56 में से एक घटा दोगे तो आपके पास बचा 55। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 11x/2 की, तो 11 × 11 डिवाइडेड बाई 2 121/2, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60.5। 60.5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, इसमें p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू दे रखी है। p डिवाइडेड बाई q इंटू r की वैल्यू बतानी है। तो करेंगे क्या, देखो है हमारे पास क्या, p q r तो हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, x और y हमारे पास क्या है, टोटल वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है और 5 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो इस केस में क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरी y पे नजर पड़ी, y बहुत जगह सब्ट्रैक्ट हो रहा है, परेशान कर रहा है। तो y को अगर मैं 0 कर दूं तो हमारा आंसर x की फॉर्म में आ जाएगा, p q और r x की फॉर्म में आ जाएंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो y को 0 कर लेते हैं। आप x को भी कुछ मान के अपना आंसर निकाल सकते हो, लेकिन x को कुछ मानना फिर उसे सोल्व करना, बड़ी वैल्यू चली जाएंगी। तो इसके बढ़िया है y को 0 मानो। इसमें मैं एक वेरिएबल को ज्यादातर कर देता हूँ खत्म, और एक वेरिएबल की फॉर्म में हम खेल लेते हैं, जिससे कि ऑप्शन में जब चेक करें तब कोई दिक्कत ना आए। तो y को 0 मान के एक बार चेक कर लेते हैं। y को 0 माना जैसे मैंने, तो यहाँ से y हट जाएगा, ठीक है, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से y हट गया, ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, और यहाँ से y हट गया, ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म। ठीक है, तो हमारे पास आया क्या, p की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ये हो गया x³/x, तो ये दे देगा x²। अगर मैं q की बात करूंगा, q की वैल्यू कितनी बची हमारे पास, x²/x³, ये दे देगा आपके पास 1/x। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे r की, तो r की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, x² + x²/2/x², तो 2x²/x², ये हमें दे देगा यहाँ पे 2। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, p डिवाइडेड बाई q इंटू r। ठीक, p डिवाइडेड बाई q इंटू r, तो मतलब x³ डिवाइडेड बाई 1/x, तो यहाँ पे उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x², और इस सॉरी x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इनटू में r की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, r की वैल्यू आई थी 2, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है, 2x की पावर 4 कहीं आ रहा है क्या, ये तो कहीं बन नहीं रहा, मतलब हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती करी है। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं। हमने क्या करा था, y को 0 कर दिया था, तो y को 0 करने से ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, और ये एलिमिनेट हो गया। तो x³/x², p की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे x आई थी, तो हमने गलती यही करी, p की वैल्यू x आई थी, तो यहाँ पे ये x होगा, और यहाँ पे x × x ये होगा x², तो 2x² हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे सही कर लेना, 2x² हमारे पास क्या बनना चाहिए, आंसर बचना चाहिए अगर हम y को 0 कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे y को 0 करा, तो ये कितना हो गया, 2x² हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन बाकी भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे। यहाँ पे y को 0 करा तो x², ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे x को 0 करते ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा y को 0 करते ही, तो तीनों ऑप्शन कट गए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, इतने बड़े वेरिएबल्स में आपको फंसा रखा था, लेकिन सिंपल से ट्रिक है, आराम से हो गया। अलजेब्रा के मोस्टली क्वेश्चन हम इस तरह के कर लेते हैं ऐसे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है, उसने 80 किलो राइस खरीदता है वो एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बिसाइड्स 1 kg राइस वो ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन द परचेज ऑफ एवरी 20 kg। ठीक है, 20 किलो खरीदता है वो और 20 किलो पे 1 किलो उसे फ्री भी मिलता है, और जब उसने 80 किलो खरीदा तो उसे 10% का डिस्काउंट अलग मिला। ठीक है, इफ ही सेल्स द राइस एट द मार्क प्राइस हिज प्रॉफिट परसेंटेज, अगर वो मार्क प्राइस पे बेच देता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ 80 किलो राइस है, 80 किलो चावल है, तो 80 किलो का 1 किलो का प्राइस कितना मान लेता हूँ मैं, आसान करने के लिए क्वेश्चन को 1 किलो का प्राइस 1 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर वो क्या कर रहा है, 20 किलो चावल खरीदने पे 1 किलो तो उसे फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो अगर वो इनिशियली बात करें 20 रुपए के कितने, 20 रुपए देगा, उसके पास चावल कितने आ जाएंगे, 21। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, यहाँ पे हो गया एमआरपी। ठीक है, तो 20 रुपए देने के बाद उसे 21 रुपए क्या हो जाएंगे, 21 रुपए के चावल मिल जाएंगे एमआरपी के रेट में। अब उसने खरीदे कितने, 80, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 80, और यहाँ पे आया 84। ठीक है, 80 रुपए देने के बाद उसे 84 रुपए के चावल मिल गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसे 10% का इनिशियली डिस्काउंट भी तो मिल रहा है। अ शॉपकीपर ब्रॉट 80 kg ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो उसने 80 रुपए भी नहीं दिए, यहाँ पे 80 में भी 10% डिस्काउंट ले लिया, तो यहाँ पे इसमें 10% डिस्काउंट कर दूंगा तो ये 9/10 हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे 80 रुपए भी नहीं दिए, उसने सिर्फ 72 रुपए दिए, और उसे कितने एमआरपी के राइस मिल गए, उसे यहाँ पे एमआरपी के राइस मिल गए 84 एमआरपी के। तो अब बेच रहा है वो एमआरपी पे, पड़ा उसे 72 का, बेचा 84 पे, तो फायदा कितने रुपए का हो गया उसे, फायदा 12 रुपए का हो गया। 12 रुपए का फायदा कितने पे हुआ, 72 पे, तो 12/72 इंटू 100 ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, ये हो जाएगा 1/6, और 6/100 कितना होता है, 16/3% होता है, परसेंटेज में भी पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये मास पॉइंट थ्योरम से करना सही रहेगा। डी जब मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एक ट्राइंगल दे रखा है हमें एबीसी। ठीक है, डी इसका मिड पॉइंट दे रखा है बीसी का, तो यहां से मैंने ज्वाइन कर दिया डी, और ये मिड पॉइंट, तो ये 1:1 में स्प्लिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ई लाइज ऑन ए सी, एक पॉइंट ए सी पे ई रहा होगा, जिससे कि सी ई इक्वल टू 1/3 ए सी, तो ई कहीं ना कहीं यहाँ होगा, सी ई, ये वाला पॉइंट बना लिया मैंने ई। ठीक है, जो सी ई है वो कितना है, 1/3 ए सी, मतलब अगर सी की वैल्यू 1 होगी तो ए सी की वैल्यू 3 होगी पर टोटल, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बी एंड ए डी इंटरसेक्ट एट जी, ये जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें वैल्यू बतानी है ए जी रेशियो जी डी, ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में हमें रेशियो बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो मास पॉइंट थ्योरम इसमें हम आराम से लगा सकते हैं। ये 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना आ गया, ये हम यहाँ पे मान लेते हैं 2, तो इस पॉइंट पे जो हमने वेट माना वो मान लिया 2। ठीक है, बैलेंसिंग करनी होती है बेसिकली, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे वेट। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ रखी है तो समझ आएगा, नहीं पढ़ रखी तो आपको थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया वेट। अगर यहाँ पे 1 है वेट, तो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वेट, 2 हो जाएगा। ये टोटल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब जो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे हमें 4 से करना पड़ेगा ये वाली साइड को, और ये वाली साइड को हमें 1 से करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 4 और यहाँ पे 4 इंटू 1, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ वेट है x, यहाँ पे मान लिया हमने वेट है a। ठीक है, और इसकी लेंथ मान ली a, और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने मान लिया b, और यहाँ पे वेट मान लिया b, तो हमारे पास क्या होता है, a इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू b इंटू बी टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, तभी ये इक्विलिब्रियम बनेगा जब a इंटू ए आपके पास क्या होगा, b इंटू बी के बराबर होगा। ठीक है, इस फिजिक्स का कंसेप्ट है जो ज्योमेट्री में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं एसएससी के लिए, बाकी बहुत ज़्यादा तो यूज नहीं होता, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ए जी रेशियो जी डी की वैल्यू बतानी है। ए जी रेशियो जी डी की बात करूँ तो ये हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो कोड दे रखी है ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल हमारे पास कुछ इस तरह से रहा होगा,
उसकी एक कोड है आपके पास ए बी और एक कोड है उसकी सी डी। ठीक है, वो सारे, इसका सेंटर भी हमें दे रखा है कितना, ओ, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर रहा होगा ओ। आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंगल एपीसी हमें 95 दे रखा है, एपीसी ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 95 दे रखा है। एंगल एओडी हमें 110 दे रखा है, ये वाला एंगल अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये हमें कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, देन दी वैल्यू ऑफ बीओसी, हमें बीओसी की वैल्यू बतानी है। हमें कौन सी वैल्यू बतानी है, यहाँ से अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, 95 डिग्री है। ठीक है, हमें वैल्यू कौन सी बतानी है, बी ओ सी बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा ज्वाइन कर दूं तो ये बी ए सी ये वाला एंगल आएगा एक। अगर ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया थीटा, तो ये वाला बी ओ सी एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, 2 थीटा। एक प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास, अगर ये वाला एंगल कुछ इस तरह से एक आर्क दे रखी है आपको ए बी, तो अगर ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होता है, तो वही लगाया मैंने कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा। तो अब मुझे बस ये वाला एंगल मैं निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इस आर्क की एडी की, तो ये आपके पास 110 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपके पास हो जाएगा 55 डिग्री, इसका आधा। ये आपके पास 95 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल सी पी ए की, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला एंगल 95 प्लस 55 प्लस थीटा, ये 180 डिग्री बना देंगे, नहीं बना देंगे। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल हम देख रहे हैं। ठीक है, दो एंगल बते हुए, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 150 और 180, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 30 आ गई, हमें वैल्यू बतानी है 2 थीटा की, डेट इज बीओसी की वैल्यू हमें बतानी है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 30, ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसे ऐसे कर सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, हल्की सी हमें बस कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जब हम सर्कल पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन जो भी एंगल के होते हैं ज्यादातर कंस्ट्रक्शन से ही होते हैं। ठीक है, वरना प्रॉपर्टी के नाम पे अगर आप याद करना चाहो तो इसकी प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है, ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ फिलहाल x, कोई अलग पेन से ले लेता हूँ जिससे कि दिक्कत ना आए आपको समझने में। ये वाला एंगल है अगर x, ये वाला एंगल है अगर y, तो जो ये वाला एंगल होगा इसे मैं मान लेता हूँ फिलहाल गामा। तो गामा क्या हो जाता है आपके पास, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ से 95 से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, तो ये वाला एंगल 85 आ जाता है आपके पास। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, दिस प्लस दिस। ठीक है, y प्लस गामा, y प्लस गामा बाय 2 इक्वल्स टू आपका होता है इसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, तो y ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, इन दोनों एंगल का एवरेज क्या होता है, इस वाले के बराबर होता है। तो याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो बेसिक से करोगे। बस ये ध्यान रखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी है, आपका आंसर आ ही जाएगा, तो वैसे निकल जाएगा। तो y प्लस गामा बाई 2 एक्स के बराबर होगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, x की वैल्यू यहाँ पे 95 था, तो x की वैल्यू आ गई थी आपके पास 85 इक्वल्स टू y प्लस गामा की वैल्यू आपको निकालनी थी, y की वैल्यू 110 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 85 इंटू 2 करोगे 170 माइनस 110 करोगे तो आपके पास गामा की वैल्यू आएगी जो आपको निकालनी थी, वो आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, याद रख सकते हो रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी है, एग्जाम टाइम में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जब इतना कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले एंगल से, जब हम इस वाले एंगल पे जा रहे हैं और फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन है 2.5 घंटे लेस लेती है एक जर्नी के लिए 300 किलोमीटर की, अगर वो अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देती है अपनी यूजुअल स्पीड से। हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेगी 192 किलोमीटर को कवर करने पे अपनी यूजुअल स्पीड के। तो इसका देखो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, मैंने इसका एक शॉर्टकट भी आपको बता रखा है। तो बेसिक तरीके से करना होगा, कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। ठीक है, मान लेता हूँ पहले वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी,
पहले वो x की स्पीड से कर रही होगी, बाद में उसने किस स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 20, स्पीड बढ़ गई x20। अब ये 300 क्या डिस्टेंस है, ये क्या है स्पीड, तो टाइम के बराबर हो गया। तो टाइम कितना कम लग रहा है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को 5/2 लिख सकता हूँ मैं, नहीं लिख सकता। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया निकल के। यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद हम 9192 को x से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। अब इसमें हम 300 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 300 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x प्लस 2 माइनस एक्स आएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 20 सॉरी, ये यहाँ पे 20 आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 5/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ कटेगा पिटेगा तो। ठीक है, यहाँ पे 300 को काटेंगे हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपके पास 60, और इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 60 इंटू 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, और ये बराबर हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 20। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे x और x प्लस 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 40f और 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो गैप कितने का है यहाँ पे, अगर मैं x को मान लूँ 40 तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा 192 किलोमीटर कवर करने में इसी स्पीड से, तो 192 बाय 40 कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 4.8, 4.8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल आराम से हमने करा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक तरीके से। वरना इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया था एक तरीका। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे बनते हैं, फ्लाइट में क्या होगा, फ्लाइट की स्पीड बढ़ा दी, उसकी वजह से डिले हो गया, टाइम में इतना डिफरेंस आ गया, तो उसमें हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, देखो यूजुअल स्पीड जो हमने मानी x की स्पीड कितनी बढ़ी x प्लस 20, वो किसके बराबर हो जाती है, डायरेक्टली वो हम लिखते हैं यहाँ पे। जो डिस्टेंस दे रखा हो, डिस्टेंस कितना था 300 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय हम कर लेते हैं टाइम से, टाइम का जो डिफरेंस आया, टाइम का डिफरेंस कितना आया था 2.5 घंटे का, तो 2.5, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ये स्पीड है हमारी, एक्स्ट्रा स्पीड इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, तो ये हो गया 20। तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। तो बस 2-3 स्टेप हमारे बच जाते हैं, तो ये मैं थोड़ा ये यूज करता हूँ एग्जाम टाइम में, तो थोड़ा मेरा 10-12 सेकंड बच जाती है, वो ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सोचना है आपको, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सोच के हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा छोटा बना लोगे, तो एग्जाम टाइम में वो आपकी 10 मिनट बचा सकती है ओवरऑल, और 10 मिनट में आप 4 से 5 नए क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो आपके 10 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो थोड़ा सोचेंगे हर चीज के बारे में, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें अगर ये चीजें सोची जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 3। थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो करेंगे कैसे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये चीज है cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दिमाग में यही आएगा कि इसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी cos स्क्वायर थीटा की, सोल्व करके cos थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। बाकी यहाँ पे हमें थीटा 0 से 90 के बीच में दे रखा है, तो हमें पता है यहाँ पे जनरली केसेस में क्या होता है, 30, 45 और 60 पे सेटिस्फाई कर जाता है। इस बार ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, वहाँ पे थीटा की वैल्यू 4/, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 या cos थीटा की वैल्यू 4/5 लेके हमें करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे पहला अप्रोच यही होता है कि हम ये वाले मेथड से जाएं। तो देखो, ये तो आपका क्या दे देगा, स्क्वायर थीटा, ये आपको रेशनल नंबर दे देगा, ये भी आपको साइन स्क्वायर थीटा है, रेशनल नंबर देगा पूरा। cos थीटा की बात करें, ये आपको कौन सा नंबर देना चाहिए, ये भी आपके पास रेशनल नंबर है, तो हमें ये भी एक रेशनल नंबर चाहिए, हमें थर्ड में रूट में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो थीटा की वैल्यू अगर हम 60 रख के चेक करते हैं, तो यही एक वैल्यू हमें चेक करनी है रख के। अगर इससे नहीं आता तो हमें बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो वरना हम साइन थीटा कोस थीटा इस बार जो वेरीफाई कर रहा था वो 4/5 पे कर रहा था, वैसे कर सकते हो। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन फिर तो बेसिक से करके हम सोल्व करके ही आंसर निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 60 से चेक कर लेते हैं, हो सकता है टाइम बच जाए, वरना बेसिक से करेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/2 होती है। 60 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रूट में कोई वैल्यू नहीं जा रही। 45 पे 1/√2 होती है, रूट में वैल्यू चली जाती है। 30 पे भी आपकी √3/2 होती है, रूट में वैल्यू चली जाती है। तो यहाँ पे हमने cos थीटा को क्या रखा, 1/2 रख दिया, मतलब cos थीटा को हमने 60 डिग्री फिलहाल यहाँ पे रख दिया। 60 डिग्री रखा मैंने, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 1/4, तो 12 इंटू 1/4 माइनस 2 इंटू साइन √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, और यहाँ पे प्लस 3/2। देखते हैं ये 3 बन रहा है नहीं बन रहा, तो यहाँ तो आ गया 3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे आपके पास प्लस 3/2, तो -3/2 प्लस 3/2 कट गया, तो आपके पास बचा 3। ठीक है, वेरीफाई हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3,
sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, तो √3 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन ही आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे 2 + 2√3 ऊपर, 2 + 2√3 और नीचे डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 1 4। 2 से कट जाएगा तो 1 + √3/2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का आपके क्वेश्चन सीपीओ में भी आए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने कराए भी थे आपको अलजेब्रा के, अनअकैडमी पे उसका फ्री सेशन पड़ा हुआ है, सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा के सीपीओ के मैंने वहाँ पे कराए थे, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 16a² a⁴ + 36a² b² + 81 b⁴ = 91 और हमें यहाँ पे ये दे रखा है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें 3ab की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 4a² का होल स्क्वायर है कहीं ना कहीं ये, प्लस ये 4a² इंटू 9b² है, और ये अगर बात करूं यहाँ पे 9b² का होल स्क्वायर है। ठीक, और यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 4a² + 9b² - 6ab = 13 ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास x⁴ + y⁴ प्लस x² y² ये किसके बराबर होता है, x² + y² + xy, x² + y² - xy। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो आप देखोगे जो ये वाली अगर वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके लिए इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा 4a² + 9b² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6ab। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 91 / 13 जो हमें दे देगा कितना, 7। ठीक, 91 को 13 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -12ab। ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 - 7, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। हमें वैल्यू बतानी है 3ab की, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं और माइनस इधर ले जाते हैं, तो माइनस यहाँ पे इधर ले गए और 4 से डिवाइड कर दिया। तो 3ab की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो डायरेक्टली हम ऐसे करेंगे, और एग्जाम में इतना फंसना नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे हमें माइनस में दिख रहा है, हमें पता है यही वाला कहीं ना कहीं सोल्व होकर ये बनेगा, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और डायरेक्टली हमें वो भी मन में करना है, लिखना नहीं है यहाँ पे ये +6ab 7। तो हमने मन में करा कि +6ab यहाँ पे 7 के बराबर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 13 - 7 डायरेक्टली हमारे पास दिमाग में यही आएगा कि यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे -12ab। यहाँ तक हम मन में पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में। और उसके बाद जो हमें करना है ये निकालना है, तो ये बस ये स्टेप हमें लिखना होगा पेपर, पेन और पेपर से, बाकी कुछ नहीं लिखना। ठीक, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से ही करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कर रहा कि मैं कोई भी स्टेप छोड़ के एकदम जल्दबाजी में आपको आंसर करा रहा हूँ। मेरा मकसद है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस, तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओ जिसे आप पेपर में इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड, थोड़ा सा ये रुक गया। ठीक है, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें एंगल C आपको दे रखा है कितना, एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें एंगल C हमें 90 डिग्री दे रखा है। तो मैं बना लेता हूँ, कुछ इस तरह का रहा होगा। ये एंगल C हमारे पास 90 डिग्री है, और ये तो फिर ये A या AB मान लेते हैं। AC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 12 दे रखी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। इसका बाइसेक्टर हमें कहाँ पे मिल रहा है, जाके इस D पॉइंट पे जाके मिल रहा है। हमें बताना है AD की लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कि ये वाली लेंथ क्या होगी। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्टर है तो मतलब ये वाली साइड, और सॉरी ये बाइसेक्टर एंगल का है, तो ये वाली साइड का हमें इन दोनों के बीच में कुछ अभी रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है, ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
अगर ये 13 है और ये एंगल का बाइसेक्टर है तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये वाली जो साइड का रेशियो वो 5x हो जाएगा और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 13x हो जाएगी। ठीक है, रेशियो मेंटेन होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखोगे 12 है और यहाँ पे 5x और 13x है। 18x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 12 के बराबर। हमें वैल्यू बतानी है किसकी, 5x की। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/18 इंटू 5, और ये हमें दे देगा यहाँ पे 5, यहाँ से 6 से काटा 2/3, 10/3, ये हमें वैल्यू दे देगा 10/3। तो ये वाली साइड की वैल्यू 10/3 आ गई। हमें वैल्यू बतानी थी किसकी, एडी की, ये वाली लेंथ हमें बतानी है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 90 डिग्री है, ये 10/3 है और यहाँ पे 5 है। तो एडी कितना हो जाएगा आपके पास, एडी हो जाएगा आपके पास √5² प्लस 10/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 5 को बाहर ले लिया तो अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर दैट इज 4/9, और ये हो जाएगा हमारे पास 5। 9 में से भी 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे ऊपर 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 13। 5/3 √13, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है, सोल्व करके क्या वैल्यू आएगी। देखो थीटा दे रखा है, थीटा की हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, सभी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास क्या हो, sec हो, tan हो, जब भी इस तरह की वैल्यूज हो, साइन और कोस खाली होता है तो हम 0-90 पे भी खेल जाते हैं। लेकिन अगर ये सब वैल्यूज हो तो हम क्या करते हैं, जनरली 45 डिग्री पे अपने आंसर को लाने की कोशिश करते हैं। तो 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये इक्वल हो जाते हैं 45 डिग्री पे। और कुछ कटेगा क्या डायरेक्टली, और कुछ डायरेक्टली नहीं कट रहा, तो सोल्व कर लेते हैं। sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, √2 की पावर 6, तो √2 की पावर 2 करेंगे तो 2, 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, माइनस 10 45 1 होता है तो 1 आ जाएगा, -3 sec स्क्वायर थीटा √2 का स्क्वायर 2 और 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा 1/√2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 दैट इज 2 इंटू 1/2 1 बचेगा, 1 प्लस 2, तो -1 से तो ये +1 कट गया आपके पास, 3 दूनी 6 और यहाँ पे है 8, तो अगर हम 8 माइनस 6 कर देंगे तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3, 2/3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए हमें दो साइड दे रखी है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का रहा होगा, दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करा, ए बी और डी सी साइड को हमने प्रोड्यूस करा। तो मैं मान लेता हूँ ये वाली साइड, यहाँ से ए मान लिया मैंने और ये बी मान लिया, और ये डी और सी कहीं ना कुछ ऐसे करा होगा। ए बी और डी सी साइड को प्रोड्यूस करा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, तो ए बी सी एंड डी में, तो वो जो आगे कहाँ मिले, ई पॉइंट पे जाके मिल गए, इतना तो स्टार्टिंग में दिया। एंड साइड्स ए डी एंड बी सी को भी हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो साइड ए डी एंड बी सी से भी प्रोड्यूस करना है, तो ये कहीं ना कहीं देखो ये थोड़ा गलत बन गया डायग्राम। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहा होगा, बी पॉइंट को हम यहाँ पे मान लेते हैं और ए पॉइंट को थोड़ा सा रब करके सही बना लेता हूँ मैं, क्योंकि प्रोड्यूस करेंगे तो वो अजीब हो जाएगा। दोबारा ही बना लेता हूँ। क्वेश्चन में हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें एक साइड ये है, एक साइड आपकी कुछ ऐसी रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ए माना ए बी और एक साइड है डी सी। ठीक है, दो कोड है, इन दोनों को प्रोड्यूस करा तो वो एक ई पॉइंट पे जाके मिली, और ए बी सी डी क्या बना रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। कुछ इस तरह की फिगर होगी जिसमें अगर हम बी ए बी और सी डी को डी सी को प्रोड्यूस करते हैं तो वो ई पॉइंट पे जाके मिलते हैं, और अगर ए डी और बी सी को प्रोड्यूस करते हैं तो ए डी को यहाँ से प्रोड्यूस करा, बी सी को यहाँ से प्रोड्यूस करा, तो वो जाके किस पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पे एफ पॉइंट पे जाके मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडीसी का एंगल कितना दे रखा है हमें, एडीसी का एंगल दे रखा है हमें ये वाला एंगल 75 डिग्री दे रखा है। बीईसी हमें ये 52 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है, एंगल बीएडी एंड एएफबी में डिफरेंस। बीएडी ये मान लेता हूं मैं एक्स, और एएफडी एएफबी ये वाला एंगल, ठीक है, इसे मान लेता हूँ y। इनके बीच का डिफरेंस बताना है, मतलब हमें x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, y माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये 75 डिग्री है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ये 52 डिग्री है, गलती नहीं करनी।
तो अगर ये 52 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है 75 और 52, यहाँ पे 90 से घटाया 15 और वहां पे 38, 38 जमा 15 53, ये 53 डिग्री हो गया। ये 53 तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला भी 53, ठीक। अगर ये वाला एंगल 53 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 53 है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी तो 53 हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, और ये इसके बाहर का एंगल है, क्योंकि ये और ये 180 बनाएंगे और ये भी 180 बना रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल भी x के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 53 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल y की वैल्यू भी बतानी है। तो अगर ये आपके पास 75 है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस ट्राइंगल का, तो 53 प्लस y इक्वल्स टू 75 आ जाएगा। तो 75 में से 53 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। हमें वैल्यू बतानी है x माइनस वाई, हमें बताना है 53 माइनस 22 की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी 31 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन खत्म। ठीक, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4, हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, तो 5 sin थीटा, अब यहाँ पे sec थीटा, cot थीटा, tan थीटा, cos थीटा, ठीक है, सबकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इतनी सारी वैल्यूज निकालनी हो ना, तो हम डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं लगाते, हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता है, जिससे कि हमारी गलतियां बच जाती हैं। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4 है, मतलब sin थीटा की वैल्यू 4/5 होगी। तो 4 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये बेस कितना हो जाएगा 3। अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। सेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो 5/3 प्लस 4 कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 4 tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 5 कोस थीटा की वैल्यू 3/5। ठीक, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल। आगे सोल्व कर लेते हैं। अब रही क्या गया इसमें, 3 तो दोनों साइड कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में, बस यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 जमा 3 इंटू 3 9 14 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना 7, 14/7 काट गया 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक स्क्वायर दे रखा है ए, उसका डायगोनल दे रखा है हमें ए प्लस बी। ठीक है, एक स्क्वायर का नाम दे रखा है ए, इसका डायगोनल हमें कितना दे रखा है ए प्लस बी। What is the area in square units of the square drawn on the diagonal of square B whose area is twice of A? ठीक है, एक और स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर है हमारे पास B, जिसका एरिया क्या है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ A, और हमें बताना है उस स्क्वायर का एरिया जो इसके डायगोनल को एज अ साइड मान के हम बनाए। हमें इस वाले स्क्वायर का एरिया बताना है। क्वेश्चन समझ आया? अगर हम बात करें, ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल ये है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, उसके √2 साइड के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये a प्लस बी है तो ये वाली साइड आपकी a प्लस बी बाई √2 रही होगी, ठीक है। तो हम एरिया निकालेंगे इसका, तो दो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। एरिया निकालेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो अगर हमें इसका एरिया डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इस वाले स्क्वायर का एरिया, जो b स्क्वायर है उसका एरिया हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसकी साइड क्या हो जाएगी आपकी a प्लस बी हो जाएगी। अगर इसकी एक साइड a प्लस बी है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा a प्लस बी √2 हो जाएगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा a प्लस बी √2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया आपको, लेकिन एग्जाम में इतना बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एरिया क्या होता है, अगर कोई ये स्क्वायर एरिया है, एक स्क्वायर दे रखा है हमें, अगर इसका एरिया a है, ठीक है, तो इसके डायगोनल को अगर हम एज अ साइड मान के स्क्वायर बनाते हैं तो इसका एरिया ट्वाइस हो जाता है इसके, क्योंकि ये क्या होता है √2 टाइम्स होता है। तो इसका अगर इसे एज अ साइड मान के हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो इसका एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली समझ आएगा जो दूसरा स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, a प्लस बी उसकी साइड हो जाएगी,
और हमें पूछा है उसके डायगोनल के थ्रू एरिया बताना है, तो वो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कहीं ए प्लस बी कंफ्यूज कर जाए तो आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 1 मान लो, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस बी की 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 2 मान ली, ठीक है, तो यहाँ पे आया ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास फिर √2, √2 का स्क्वायर आपके पास आया 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, बी का एरिया आ गया आपके पास कितना 2 इंटू 2 4, बी की साइड कितनी आ गई आपके पास 2, बी का डायगोनल कितना आ गया 2√2, 2√2 का स्क्वायर कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू आपको 2 रख के देखनी है चारों ऑप्शन में, और जहां पे आपका आंसर 8 बन जाए वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमेशा हम वेरिएबल में फंसने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल को भी हम एक नंबर मान के ज्योमेट्री वगैरह में कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए दो पाइप है हमारे पास ए और बी, एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। और सी क्या एक आउटलेट पाइप है जो टैंक से जुड़ा हुआ है, तो मतलब सी क्या करेगा, टैंक को खाली करेगा। आउटलेट पाइप का मतलब है खाली कर देगा उसे। ठीक है, इफ ऑल दी 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो 80 मिनट ज्यादा लगती हैं उस टाइम से जिस टाइम में ए और बी, अगर खाली ए और बी को खोला जाए वो जितना टाइम लगाएंगे इस टैंक को फिल करने में। ठीक, अब हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 ईयर्स, ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला जाता है। तो हमें बताना है कि जो सी पाइप है, जो आउटलेट पाइप है, जो टैंक को खाली करेगा, वो इस टैंक को पूरा खाली कितने टाइम में करेगा। ठीक है, अभी एक एक स्टेप में करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लो, सारी चीजें समझ आ जाएंगी, जब हम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं बात करूं ए पाइप को 10 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में भर सकता है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 40। ए की एफिशिएंसी की बात करूंगा, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, अगर ये दोनों ही इस पाइप को भर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी 5, टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क है 40, 40 बाय 5 कर देंगे तो ये 8 घंटे के अंदर पूरे टैंक को फिल कर देंगे। इतना तो क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि दोनों पाइप को साथ में चला दिया जाए, ठीक है, और साथ में सी पाइप जो कि एक आउटलेट पाइप है जो कि खाली करेगा, जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, अगर उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर दें तो 80 मिनट फालतू लगेंगे टैंक को फिल करने में। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, पहले इन्हें कितना टाइम लग रहा है 8 घंटे लग रहा है, पहले इन्हें कितना टाइम लग रहा है 8 घंटे लग रहा है, और 80 मिनट क्या लगेगी और फालतू लगेगी इन्हें टैंक को फिल करने में। जब हमारे पास क्या होगा, एक आउटलेट पाइप और ऐड कर दिया जाएगा जिसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं नेगेटिव में होगी। तो जो हमारे पास जो आउटलेट पाइप है वो सी है, वो भी सी भी कितने टाइम के लिए ओपन रहा होगा, इतने ही टाइम के लिए ओपन रहा होगा। तो यहां पे अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो सी भी आपका इतने टाइम तक ओपन रहा होगा, और काम ये कितना करेंगे इतने में 40 काम ही करेंगे। या फिर इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसे इसमें इस तरीके से फंसने की जगह हम क्या सोच सकते हैं कि जो ए और बी ने, जो सी ने काम करा होगा कितने टाइम में 80 मिनट के अंदर, जो सी ने काम करा होगा 80 मिनट के अंदर, सॉरी, जो ए और बी ने काम करा होगा 80 मिनट के अंदर, वो सी ने टोटल कितने टाइम में करा होगा, वो सी ने पूरा 8 घंटे और 80 मिनट के अंदर करा होगा। क्योंकि इतना ही टाइम तो ए और बी को फालतू लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ए और बी को क्या लग रहा है 80 मिनट फालतू लग रही है, ठीक है, पूरे टैंक को फिल करने के। अगर सी पाइप भी ज्वाइन कर दिया जाता है तो ए और बी 80 मिनट फालतू चले, और सी पाइप ने उतना कितना पानी निकाला होगा 8 घंटे 80 मिनट के अंदर जितना पानी निकाला होगा उतना ए और बी ने 80 मिनट के अंदर भर दिया होगा, तभी जाके 8 घंटे 80 मिनट के अंदर पूरा पाइप फिल होता है जब तीनों एक साथ काम करते हैं। तो ये सोचने का तरीका थोड़ा बेटर है, तो ऐसे करेंगे तो हमारा जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पे 80 मिनट है और यहाँ पे 8 आवर 80 मिनट है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है कितनी है, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 इंटू 80 मिनट, और यहाँ पे भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो c इंटू 8, और r है तो 8 इंटू 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 480 मिनट।
और जमा 80 मिनट, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सी की एफिशिएंसी डायरेक्टली निकल के आ जाएगी, जो कि नेगेटिव में होगी। हम नेगेटिव में मान नहीं रहे, हम डायरेक्टली मानते हैं कि सी एक आउटलेट पाइप है, जब भी हम सी को यूज करेंगे नेगेटिव में यूज करेंगे, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 80 और ये हो जाएगा सी, और ये 80 जमा 480 कितना हो जाएगा 560। 80 से डायरेक्टली कट रहा है ये पूरा का पूरा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5/7। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर ए और बी पाइप को 7 घंटे के लिए ओपन कर दिया जाए तो सी जो पानी भरा वो कितने टाइम में खत्म कर देगा। तो अगर 7 घंटे में ए और बी की बात करूंगा तो कितना पानी भर देंगे ए और बी। तो 7 घंटे के अंदर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इतना काम कर देंगे। और इसे खत्म करना है सी को, तो कितने टाइम में करेगा। सी की एफिशिएंसी है 5/7, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7। तो सी को कितना टाइम लगेगा, 5 से 5 कटा 7 इंटू 7 49 आवर्स। 49 आवर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सोचना इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था। वही है कि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2019 मेंस में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सोचना इस क्वेश्चन को। ये वाला पार्ट में बीच में हटा देता हूँ, तो बीच में कहीं ना कहीं मेंस पे चला गया था, तो इसकी जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्टली इस तरीके से सोचेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये आपका मेंस में ये भी आ सकता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 16 2/3% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज इतना। 3 साल पे कुछ अमाउंट दिया होगा 16 2/3% पर एनम के हिसाब से। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो इतना निकल के आया, ठीक है। हमें बताना है व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है। उसी अमाउंट को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे दे देते थे सेम रेट से 5 2/3 ईयर्स के लिए, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना मिलेगा हमें सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे कितना हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट ही हमें बताना। तो शुरू करते हैं। अगर 16 2/3 की बात करो तो रेशियो की फॉर्म में ये 1/6 होता है। तो मतलब अगर एक अमाउंट को आप 6 रुपए को कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हो 1 साल के लिए, तो वो आपको 1 रुपए का ब्याज दे देगा। कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है। तो अगर हमारे पास अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल की मैं बात करूंगा, अगर 1 साल के लिए 6 रुपए हमारे पास, उसे मैं ब्याज पे दे देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो वो अगले साल हमें कितना दे देगा 7 रुपए बना के दे देगा। 1 साल के बाद अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल हमारे पास आया इतना। बात कितनी हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल 3 साल बाद कितना हो जाएगा 216 रेशियो 243। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये आप सबने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ रखा होगा, एग्जाम देने जा रहे हो तो ये चीजें पढ़ के गए होंगे कहीं ना कहीं। डिफरेंस की बात करेंगे तो ये जो अमाउंट है और ये अमाउंट है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा हम देते हैं और अमाउंट जो हमें फाइनली मिलता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये 216 ये 243 है। तो इसके बीच में अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 127, 243 माइनस 216। इतना रेशियो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6350, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। तो 127 रेशियो आपका किसके बराबर हो गया 6350 के बराबर हो गया। 127 635 डायरेक्टली कट जाएगा क्या, हाँ डायरेक्टली कट रहा है 50 टाइम्स। तो एक रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 50। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें सबसे पहले तो अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 216 इंटू 50, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, हमें सेम रखना है। तो इंटरेस्ट रेट अगर हमें सेम रखना है तो इंटरेस्ट रेट कितना था 1 साल के अंदर हमें ब्याज कितना मिलेगा इसका 1/6। और टाइम कितना दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है 5 2/3 ईयर्स पे। तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1/6 मिलेगा इसका 16 2/3% से। और टाइम कितना दे रखा है 5 2/3 ईयर्स, मतलब 5 दिया 15 और 2 17 डिवाइडेड बाय 17/3। ये टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे 6 से काटा 36, यहाँ पे 3 से काट दोगे तो आपके पास बचेगा 12, ठीक है। 12 इंटू 50 ये हो जाएगा आपके पास 600 इंटू 17। 17 छिक कितना होता है आपके पास, यहाँ पे 17 छिक होता है 102, 10200। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इस क्वेश्चन में, बेसिक कैलकुलेशन ऐसे सब चीज कट भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम तो लगेगा। क्वेश्चन पढ़ना समझना और सोल्व करना, तो कम से कम 1 मिनट तो ये लेके जाएगा, 1 से 1.5 मिनट ही ले सकता है, ठीक है। अगर स्ट्राइक करके आपको तब भी 1.5 मिनट तक इस क्वेश्चन में लग जाएगी आराम से। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके पास आ गया। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में करना क्या होगा, हमें सोल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। और ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन नहीं है, थोड़ा लंबा है,
ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, एग्जाम में अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ूंगा, तब सोल्व करूंगा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखोगे, जब मैंने बता रखा है आपको जहाँ पे भी ऑफ देखिए ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर दो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट लगा के क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि गलती ना कर जाऊँ मैं एग्जाम में जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी तो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस वाला हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस और ये सारा एक जगह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस है क्या, ये एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, तो 4 पार्ट में हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 9 और 2 11, 11/3 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना बचेगा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, डिवाइडेड बाय 22 और 90। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करना हो, जब डिवाइडेड बाय में ऐसे दे रखा हम डायरेक्टली यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा 30 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी कट जाएगा ये 15। तो ये सारा कटने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इधर आएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पहला ब्रैकेट सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया, 15। ये वाला पूरा का पूरा सोल्व करने के बाद मेरे पास आया 15, इसकी जगह मैंने लिख दिया 15, तो इसे छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, ये वाला हो गया हमारा खत्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है हमारे पास 1/4 इंटू 2 1/2। ठीक, और तो इसे तो सोल्व करना ही पड़ेगा, ब्रैकेट है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पहले ये वाला अलग सोल्व होगा, ये अलग, और फिर डिवाइड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू में 5/2 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 5/2, तो 5/10 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5/8 सॉरी। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम इसे सोल्व करेंगे तो 3/5 है, और यहाँ पे 5 4 20 24 डिवाइडेड बाई, चलो इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं गलती ना हो। तो 3/5 यहाँ पे 24 बाय इंटू में 5। ठीक है, तो ये हमारे पास चल रहा है। अब ये डिवीजन में है, इसे आप डायरेक्टली काटना चाहो, यहाँ से ऐसे कट रहा है तो काट सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी हमने। ठीक है, ब्रैकेट नहीं आएगा यार, पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3/5 है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन में इसके बाद है हमारे पास 24/5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड के लिए, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25/24। इसे काट देंगे, 24 से 24 कटा, यहाँ से ये कटा 5, और 15 माइनस 5 ही हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया और हमारे पास आया 10। ये वाला पूरा सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 10 आया। अब नीचे बढ़ते हैं, पहले ओप वाला सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये और ये ब्रैकेट और ये तो पूरा ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2/5 इंटू में कितना हो जाएगा, ये एक बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो थोड़ी सी भी। ठीक है, और यहाँ पे 7 15/2 और डिवाइडेड बाय कितना है, इस पूरे के डिवाइड में क्या है हमारे पास 3/4। तो मतलब काट सकते हैं यहाँ पे, तो इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा आपके पास, यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 से ये पूरा कट जाएगा आपके पास। ठीक, और यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे भी आपके पास क्या बचा, यहाँ पे भी आपके पास बचा 2। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया 4 माइनस, यहाँ पे है आपके पास 3/4 और इनटू में डिवीजन वाला पहले करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये वाला अलग से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9/4। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया 2 और ये आ जाएगा आपके पास 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, 3 से 3 कट जाएगा आपके पास और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये सारा हटा देता हूँ, यहाँ पे आया हमारे पास 1/2। अब इसे सोल्व करना आसान हो गया हमारे लिए। ये तो 8 माइनस 1 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 20/7, ये हमारा बचेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 6/7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम लगेगा और
सारा बताने में तो वैसे भी टाइम लगता है, आप एग्जाम में करोगे तो थोड़ा टाइम ले जाएगा, 2 मिनट ले जाएगा ये क्वेश्चन, 1.5 से 2 मिनट। अगला क्वेश्चन ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सुधा एक आर्टिकल को बेचती है रेनू को कितने रुपए में, 576 रुपए में, और कितने % के लॉस में बेच देती है, 20% के लॉस में बेच देती है। रेनू क्या करती है, उस पर 224 रुपये खर्च करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके, एंड उसे बेच देती है रघु को एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा प्रॉफिट ऑफ 24%। ठीक है, वो उसे इस प्राइस पे बेचती है कि अगर सुधा उसे बेचती तो सुधा को 24% का फायदा होता। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ गेन ऑफ रेनू। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करना, तभी अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दे रखी है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ पहले क्या दे रखा है। सबसे पहले कहा रेनू ने इस आर्टिकल को 576 रुपए का बेचा एट अ लॉस ऑफ 20%। तो अगर मैं रेनू के सीपी की बात करूंगा, रेनू का सीपी कितना हो जाएगा, 576 पे 20% का लॉस है, तो मतलब 80% की वैल्यू रही होगी। तो बाय 80 इंटू 100 कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5 और ये 4, ठीक है, 4 से काटेंगे 576 को, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 14 144, 144 इंटू 5 कर देंगे तो 144 का आधा 72 720। ठीक है, रेनू का कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा इतना। ठीक है, उसने क्या करा, उसके बाद रेनू ने जो आर्टिकल बेचा था वो बेचा था सुधा को। सुधा को कितने का पड़ा था, 576 का, 576 का सुधा को बेचा था। और सुधा ने उस पर क्या करा था, 224 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च किए थे। तो सुधा को पड़ा कितने का होगा, एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस सुधा का क्या आया निकल के, 576 जमा 224, ये आ गया आपके पास 800। सुधा को ये आर्टिकल पड़ा 800 रुपए का, रेनू को ये आर्टिकल पड़ा था 720 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, सुधा क्या करा, सुधा ने इस आर्टिकल को बेचा रघु को, और किस प्राइस पे बेचा, उस प्राइस पे जिस पे अगर रेनू बेचती तो उसे 24% का फायदा होता। तो रेनू को पड़ा था 720 का, अगर रेनू के 24% की हम बात करें तो 720 पे 24% का फायदा होता, तो रेनू जो रघु को बेचती वो आर्टिकल, रघु को कितने का बेचती, तो रघु की अगर मैं बात करूं, रघु को आर्टिकल कितने का पड़ा, वो पड़ेगा 720 का 124%, 24% के फायदे पे। तो 720 इंटू 124 बाय 100, इतने का बेचा किसे, रघु को बेचा। हमें बताना है कि रेनू को कितना % का फायदा होगा। रेनू को पड़ रहा था इतने का, रघु को बेचा गया इतने का, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस रेनू के लिए, और रेनू को पड़ रहा था 800 रुपए का। हमें प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू बतानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसे सोल्व ही करना पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई, और ये 72 इंटू 124 बाई 10 है, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 72 चौक कितना हो जाएगा, ठीक है, 28, 288, 28 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 72 दूनी 144, 144 और 28 52 72, ठीक है, और 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 72 एकम 17 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 72 एकम 72, और 17 89, ठीक है, 8928 बाई 10, ये आ जाएगा हमारे पास 892.8। इतने रुपए का रघु ने बेचा इस आर्टिकल को। अगर हम बात करें रघु को पड़ा इतने का, सुधा ने बेचा इतने का, तो सुधा को पड़ा इतने का था, बेचा इतने का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 92.8 का। कितने पे हुआ, 800 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 92.8 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगी, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये जाएगा आपका 11 टाइम्स, 11 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं, 11.6 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, पूरा कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन है यहाँ पे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी अच्छी। तो कैलकुलेटिव था थोड़ा, और क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा के था। तो अब हमारे पास 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं, चारों क्वेश्चन डीआई के हैं, और डीआई भी इजी नहीं था। कुछ सेट्स में हमने देखा है एसएससी सीजीएल 2019 में टियर 1 में 4 अलग अलग डीआई थे 4 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें सिर्फ एक डीआई था, एक डीआई पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस बन रहे थे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें यहाँ पे ईयर दे रखे हैं यहाँ पे 2010 से लेके 2015 तक, और 4 आइटम दे रखी है ए बी सी और डी। ठीक है, इनके एक्सपोर्ट दे रखे हैं करोड़ के अंदर। हमें बताना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिंपल डीआई की लैंग्वेज सिंपल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम डी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग द 6 ईयर्स। ठीक है, आइटम बी की बात करूंगा, ये रहा होगा। ठीक है,
6 साल के अंदर आइटम बी का एक्सपोर्ट इतना इतना रहा। ठीक है, हमें बताना है कौन से साल में डी का एक्सपोर्ट इसके एवरेज के 1.4 टाइम्स होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे ऐड करना है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसे ऐड करना पड़ेगा बेसिकली, तो करेंगे ऐड। 8 चौक 12, 20, 31, 40, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपके पास, 6, 12, 18 और 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 960 बाई 6। ठीक है, 6 है तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 160। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन से साल में डी 1.4 टाइम्स था, तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 6 जगह कितना हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे हटा दिया, 14 इंटू 6, 16 करना है डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 चौक 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 और 4 10 और 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 222। ठीक है, 224 हमारे पास यहाँ पे आया। कौन से साल में डी 224 बन रहा है, ये बन रहा है आपका 2013 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2013। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो थोड़ी बस एडिशन करना था और अपना आंसर निकालना था, तो कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। What is the ratio of total exports of item A in 2014 एंड 2015 to the total exports of item C in 2011 एंड 2015? ठीक है, इसके बीच में रेशियो बताना है। आइटम ए का 2014 और 2015, रेशियो आइटम सी का 2011 और 2015 में। तो ये आसान है, डायरेक्टली दो एडिशन ही है बस। तो आइटम ए की बात करेंगे, आइटम ए की बात हो रही है 2014 और 2015 में। तो 2014 जमा जो 2015 करेंगे, हमें कितना हो जाएगा आपके पास, 825, 425 जमा 400, 825। आइटम सी की बात चल रही है 2011 और 2015 में। तो आइटम सी 2011 और 2015, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो 244 और 306, 550। ठीक है, आप डायरेक्टली देखोगे किससे कट जाएगा आपका, 25 से काट देते हैं। 25 से काटा हमने तो ये हो जाएगा 22, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 तिया और तिया 33। तो 11 से कट जाएगा 3:2। 3:2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 2012 टू 2014, 2012 से लेकर 2014 तक जो एक्सपोर्ट रहा ए का, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द 4 आइटम्स इन 2015। ठीक है, 2015 में सभी आइटम्स का क्या निकालना है, हमें एक्सपोर्ट निकालना है। साथ ही साथ हमें आइटम ए का एक्सपोर्ट निकालना है 2012 से 2014 तक, आइटम ए। ठीक है, 2012 से 2014 तक, और हमें बताना है कितने परसेंट लेस है इससे। तो कैलकुलेशन अगेन एडिशन है, फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं डायरेक्टली, 400 और 209। ठीक है, 609 और 915, 990 और 2 1190। ठीक है, तो 4 साल का तो निकल गया 2015 के। और अगर ए की बात करेंगे 2012 से 2014, सॉरी ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 225 और 370, 595, 620, 1020। ठीक है, हमें बताना है कितने परसेंट कम है इससे। तो आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस आया 170 का, तो हमें 170 डिवाइडेड बाय 1190 इंटू 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, आपके पास आया 1700 डिवाइडेड बाय 119। 119 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 120 के आसपास एवरेज में बन रहे हैं। तो 120 और 170 लगभग 14 टाइम्स कुछ चला जाएगा। ठीक है, 120 और 14 48। ठीक है, हाँ 14 टाइम से जाएगा और उसके बाद भी कुछ बच जाएगा, तो 14 पॉइंट समथिंग हमारे पास आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, ये 120 के आसपास जा रहा है, आपको पता है 120 से थोड़ा सा कम है, तो 14 कुछ जा रहा था हमारा, तो लगभग आइडिया से हमने लगा लिया कि 14.3 हो। अगर यहाँ पे 14.2 14.4 भी ऑप्शन में होता तो हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ता। हम स्टार्टिंग की 2 डिजिट तक पहुंच गए थे तो हो गया, फिर उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन पूरा दे रखा है हमें। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दी टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम डी इन 2010, 12 और 14। आइटम डी की बात चल रही है 2010, 12 और 14 की। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द 4 आइटम्स इन 2011 एंड 2012। ठीक है, आइटम ए और बी की बात चल रही है, ऑल दी 4 आइटम्स इन 2011 और 12। ठीक है, इन चारों आइटम्स का 2012 और 2011 का सम करना है, और इन तीनों का सम करना है आइटम डी का इन तीनों सालों का, और हमें बताना है कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, करें क्या सोल्व, कर लेते हैं। 214, 400, ये 214, 247 और 309। ठीक है, 400
61,770 और नीचे कितना आएगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपस में, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे 0 एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 3 8 9 13। ठीक है, इसे ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा 1750। ठीक है, 770 डिवाइडेड बाय 1750, इसका हमें परसेंटेज बताना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन थी, करनी पड़ी मजबूरन। 11 से काटेंगे तो 11 सत्ते और 11 750 है, तो कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक, तो 700 बाय 15, कुछ गलती करी क्या हमने यहाँ पे, 770 डी की हमने बात करी थी 2010 12 और 14 की, 2010 12 और 14, 600 700, ये आया 770 हमारे पास, और ये 910 और 840, ये 1750। 11 से काटा, 11 सत्ते और 11 15,000। ठीक, 11 से नहीं कटेगा, ये गलत काट दिया हमने। 770 डिवाइडेड बाई 1750 इंटू 100 है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, यहाँ पे काटेंगे हम किससे, हम 25 से काट देते हैं, 25 चौक और 25 सत्ते, और 7 से काटेंगे तो 11। ठीक है, तो 11 चौक 44%, 44% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक हो गई थी। तो हमारे 25 के 25 क्वेश्चन हो गए, और आपने देख ही लिया किस तरीके से मैंने सोल्व किए। एग्जाम में आप भी हो सकता है ये तरीका अपनाओ और करो क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपका तरीका थोड़ा अलग था तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा हो, तो बस इसी तरीके से हमें एग्जाम में करना है और अच्छा करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमने ये चीज़ देखी, क्वेश्चन मुश्किल तो कोई नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे क्वेश्चन। ठीक है, ये टाइम लेगा सेट, अगर आप सोल्व कर रहे हो तो 25 मिनट में तो नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब भी आपको 30 से 35 मिनट लग सकते हैं इसे आराम से सोल्व करने के अंदर। ठीक है, तो आराम से सोल्व करोगे इसे, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तब भी 30 से 35 मिनट आराम से लेगा ये वाला सेट। इसलिए इसमें एवरेज जो गया वो 19 गया। ठीक है, 19.7 एवरेज में लोग स्कोर कर रहे थे, और वो भी सीरियस एस्पिरेंट्स। ठीक है, वो इतना स्कोर कर रहे थे इस शिफ्ट में। और बाकी जो ईजीएस शिफ्ट है, हमने वहाँ पे देखा जो एवरेज में लोग स्कोर कर रहे हैं वो 42 तक भी स्कोर कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्वांट का जो एनालिसिस किया था मैंने। ठीक है, तो इस शिफ्ट में 19.79 एवरेज स्कोर गया, और जो ईजीएस शिफ्ट वहाँ पे 42.29 तक लोगों ने एवरेज में स्कोर कर दिया। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा मुश्किल शिफ्ट थी। तो अगर आप कहोगे मुझे तो 4 मार्च शिफ्ट 3, 4 मार्च शिफ्ट 1, जो मुश्किल शिफ्ट है मैं आपको सारे करा दूंगा, जिससे कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस और अच्छे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाए, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का लिंक है, वहाँ पे कुछ फ्री सेशंस आएंगे, हो सकता है वहाँ पे मैं सेट्स कराऊँ या आपको आगे के, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लो, जो फ्री सेशंस हो कम से कम आप देख पाओ। और जो प्लस पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो RB10 कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। और जितने भी टीचर्स के प्लस के कोर्सेज चल रहे हैं मेंस के या प्री के या अगले साल के लिए, वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे एक ही प्लान के अंदर, तो वो आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो और जय हिंद।